सभी लोग पेपर कर लिए होंगे। अब चलिए जरा से जल्दी से आंसर बता दें। और इसमें जो है अब सभी लोग रक्षाबंधन जो है 2 दिन मना रहे हैं, तो रक्षाबंधन 2.0 जो है उसकी शुभकामना आपको दोबारा। चलिए जरा से जल्दी से क्वेश्चन करिए। ये बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक समान है। कहां अधिकार क्षेत्र समान है? और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट लिखा हूं सही है, इसमें क्या होगा? डी आंसर होगा ना। आगे चलिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर लागू होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लागू होता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो है भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होगा, जिसका आंसर क्या होगा? सी। आगे चलिए, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो अमानक के लिए दंड दे सकता है। सही बात है। इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिया जाता है, किसी अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। और भारत में चल रहे सभी महत्वपूर्ण मुकदमों के अभिलेख इसे सुरक्षित रखना होता है, ऐसा थोड़ी ना है। भारत का सब मुकदमा थोड़ा रखेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना रखेगा ना, हाई कोर्ट अपना रखेगा। संविधान के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र न्यायिक पुनर्कन से बाहर नहीं है। क्यों नहीं बाहर है? 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और 122 के तहत स्पीकर को अधिकार दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने में भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति है, मूल अधिकारिता के तहत ना। सी होगा। अब देखिए, वेतन भत्ता, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कहां से? राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से? तो केंद्र की संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कहां से? वेतन भत्ता पेंशन सब केंद्र की संचित निधि से। राज्यपाल का ध्यान रखिए, राज्यपाल का वेतन कहां से? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल का पेंशन कहां से? केंद्र की संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति परामर्श करते हैं, वही 1+4 पढ़ा चुका हूं। अब जा चलिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को थोड़ा संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अब इसमें चलिए कौन सा सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी मामले में अपना मत दे, ऐसा नहीं है। 143 पढ़ाया था, सुन लीजिएगा। 143 में राष्ट्रपति तथ्य 143(1) में राष्ट्रपति जो है तथ्य, संविधान और कानून से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति मान लेता है। और 143(2) में बताया था कि संविधान लागू होने से पहले जो संधि समझौते हुए हैं, तो उन संधि समझौतों के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दूसरा वाला सही है। अब तीसरा वाला बाध्यकारी नहीं होता, ये भी सही है। एक समय में एक ही निर्देश थोड़ा ना, 10 भेज दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 2 और 3 होगा। अब चलिए, निम्न में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि से प्रभावित होते हैं? अभी तो पढ़ाया हूं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष का पेंशन, ऋण भार, भारत का प्रधानमंत्री का कहां से? सामान्य निधि से। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां की जाती है? उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट में नहीं होता है। कौन सा विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, डी लगाइए। कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका की नहीं है? कानून निर्माण की सर्व संस्था थोड़ी ना है। निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भाई, जुडिशियल रिव्यू की 2 प्रक्रिया होता है ना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भारत में पाया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में पाया जाता है। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब लेटर ऑफ लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस। और भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहां? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहां पर है? 21 में। कहां से लिया गया? जापान से। सब पढ़ा चुका हूं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसमें कोई भी सही नहीं, दोनों गलत है। ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद और हाई कोर्ट में कितने जज होंगे? राष्ट्रपति। इसी तरह से आयु के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद, हाई कोर्ट के संदर्भ में राष्ट्रपति। लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस अधिकारिता के अंतर्गत? प्रारंभिक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये लगाइए। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर न्यायपालिका की अवमानना,
न्यायपालिका की अवमानना। तो देखिए, न्यायपालिका की जो अवमानना है, न्यायपालिका की जो अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको बोलते हैं। ऐसे समझिए कि भारत में विधि का शासन, कानून का शासन स्वीकार किया गया है, विधि की सर्वोच्चता है, प्रत्येक व्यक्ति या संस्था इसके अधीन ही विधि के तहत ही कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि विधि का जो प्रवर्तन करने वाली संस्था है, जो उसको लागू करने वाली संस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके आदेश का पालन होना चाहिए। यदि अनुचित आलोचना आप करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, यदि ऐसा होता है तो उसे न्यायपालिका की अवमानना कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग के यहां जो है 1971 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जो है न्यायिक अवमानना के लिए कानून बनाया गया। और जो हमारा संविधान है उसमें मैं बताया, उस दिन आप लोगों को पढ़ाया भी था कि अनुच्छेद 129 के तहत जो है, जो अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसके तहत अवमानना, और 215 के तहत जो है वह हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, और 215 के तहत जो है हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। और इस तरह से देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अलग से कानून है, लेकिन न्यायपालिका की जो अवमानना है वो हमारे यहां संविधान में जो है दो ही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए दिया गया है। तो मैं बताया कि ये जो अवमानना है वो दो तरीके का होता है। एक तो जो है सिविल अवमानना है, सिविल अवमानना, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और दूसरा है फौजदारी अवमानना, फौजदारी अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहले समझिए, सिविल अवमानना का मतलब है कि न्यायालय का कोई निर्णय है, आदेश है, निर्देश है, उसका जानबूझकर उल्लंघन करना या न्यायालय में दिए गए वचन को भंग करना, इस बात को हम लोग बोलते हैं सिविल अवमानना। और फौजदारी अवमानना का मतलब क्या है? फौजदारी अवमानना का मतलब है कि ऐसी बातों का प्रकाशन करना, लिखित रूप से या मौखिक रूप से, ऐसी बातों का प्रकाशन करना। फौजदारी अवमानना का मतलब ऐसी बातों का प्रकाशन करना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे न्यायालय की अनुचित निंदा होती हो, न्यायालय का प्राधिकार प्रभावित होता हो, न्यायालय का प्राधिकार कम होता हो, न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होता हो, ऐसी विषय वस्तु को फौजदारी अवमानना कहा जाता है। तो मैं बताया कि अवमानना के लिए जो है 6 माह की सजा और जुर्माना या दोनों की व्यवस्था रखी गई है। और यह जो अवमानना है, ये जो अवमानना है दोनों, तो मैं बताया कि अवमानना के लिए 6 माह की सजा और जुर्माना या दोनों की व्यवस्था की गई है। अवमानना केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायालय और न्यायाधीश के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो थे, उनके विरुद्ध भी अवमानना जारी हो गया, 3-4 महीना जेल में रहे थे। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि भाई अवमानना की आलोचना क्यों हो रही है। भाई भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ज्यादा यदि अवमानना के आधार पर न्यायालय जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभुता को बढ़ावा देगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। और जानते हैं कि ब्रिटेन में भी जो है न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। अब जानते हैं कि वहां पर वो जो कानून था अवमानना को, उसको समाप्त कर दिया गया। भाई लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है ना, बाकी सभी संस्थाएं जो हैं जनता के सेवक के रूप में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि भाई हम लोग को उचित आलोचना का अवसर मिलना चाहिए, सद्भावनापूर्ण प्रकाशन का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या है कि उचित आलोचना का मतलब क्या होगा, इसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर चूंकि अनुच्छेद 19 से कम में व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 2 में जो है अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो अलग से अवमानना के लिए कानून बनाना या तथ्य को परिभाषित, मान लीजिए बिना परिभाषित के कहना कि भाई उचित आलोचना नहीं है, ये कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण जो है वो अवमानना को लेकर बार बार पेपर पत्रिका में जो है न्यायालय की जो अवमानना है
उसको लेकर बार बार पेपर पत्रिका में जो है सब आता रहता है। अब यहां पर देखिए, अब मैं बताया कि इसमें जो भी करंट का पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए, उसका क्वेश्चन भी बनेगा। बस एक बार थोड़ा सा चलता रहे और जहां जहां जो जो करंट पे लगेगा उसको मैं जोड़ भी दूंगा। लेकिन हम यदि ज्यादा इसमें करंट को लगा देंगे तो फिर समस्या आएगा कि पता नहीं कि वो कंसेप्ट नहीं समझा पाया। ऐसे कॉलेजियम व्यवस्था था, मैं आप लोगों को कॉलेजियम व्यवस्था बताया था उस दिन कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। अब मैं चाहता तो आप लोगों को समस्या भी बताता, महत्व भी बताता, सब उसमें बताता, लेकिन वो फिर मामला बढ़ जाता है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो देखा जाए तो भाई जो कॉलेजियम व्यवस्था है तो कॉलेजियम व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसकी आलोचना भी होती है कॉलेजियम व्यवस्था की कि कॉलेजियम बंद प्रणाली के रूप में है, न्यायाधीश ही आगे न्यायाधीशों का चयन करते हैं, चयन में केवल न्यायाधीशों की भूमिका है। फिर मान लीजिए सपोज करिए कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है पारदर्शी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है कि परिवारवाद वंशवाद न्यायपालिका में भी दिखाई देता है। अब फिर भारत में लोकतंत्र है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी तो कुछ भूमिका होना चाहिए था, इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुछ भूमिका भी नहीं है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर न्यायाधीशों का चयन कर लिया जाता है। लेकिन ये सब चीजें मेंस में पढ़ी जाती हैं, यहां पर मैं बोलूंगा तो फिर मैं भी भटकूंगा, आप लोग भी भटकेंगे। ये हम लोग का टारगेट ये है कि पीटी का जितना भी पोर्शन है उसको हम लोग एकदम पढ़ा दें। अब जैसे चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, तो मैं न्यायालय की अवमानना बताया, अब थोड़ा सा हम लोग को हाई कोर्ट पे काम करना है। अब मैं बताया कि हाई कोर्ट में हम लोग को दो चीज काम करना है, एक तो हाई कोर्ट का सामान्य पहलू पढ़ना है और हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार पढ़ना है। तो हाई कोर्ट का सामान्य पहलू क्या है? सामान्य पहलू का मतलब जैसे बहुत सारा चीज तो मैं बता भी चुका हूं, यहां जो छूटा हुआ है उसी को बोल देता हूं। भाई योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, और उम्र उस दिन बताया था 62 वर्ष, और भारत के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक जो न्यायिक पद धारण कर चुका है, ऐसे लोगों को ही हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। या तो यह है या दूसरा भी लिखा गया है, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक यदि अधिवक्ता रहा हो तो ऐसे लोगों को भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है सामान्यतः दूसरे राज्य का निवासी होता है, और 1/3 साधारण न्यायाधीश भी 1/3 साधारण न्यायाधीश भी जो है 1/3 साधारण न्यायाधीश भी दूसरे राज्य के निवासी होते हैं। ऐसा इसलिए परंपरा बनाया गया, संविधान में नहीं लिखा गया है, जिससे जो है स्थानीय दबाव को जो है कम किया जा सके। अब मैं बताया था हटाने की प्रक्रिया और तमाम जो चीजें थी मैं चर्चा किया था। अब यहां पर उसको मैं दोबारा फिर नहीं बताऊंगा। यहां पर जैसे मैं बताया था कि कुछ जैसे इसमें अलग अलग जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा बता दूं। जैसे एक है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो बता दिया था ना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, उसी तरह से हाई कोर्ट में अनुच्छेद 223 के तहत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट में। एक होता है एडिशनल जज। एडिशनल जज अपर न्यायाधीश, अपर या अतिरिक्त एक ही बात है, अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश। अब जैसा समझिए, यह है अनुच्छेद 224(1). तो ये जो अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो केवल हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होती है। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि किसी हाई कोर्ट का कार्यभार अस्थायी रूप से बढ़ गया है, तो राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को जो योग्यता रखता है उसे अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और ऐसे न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है सामान्यतः 2 वर्ष का होता है। तो सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, अधिकतम जो है 62 वर्ष तक ये लोग पद पे रहते हैं। जो लोअर कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं
उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। एक तो ये जानना है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में बताया था, अब यहां पर हम लोग को पढ़ना है कार्यकारी अन्य न्यायाधीश। कार्यकारी अन्य न्यायाधीश, एक्टिंग जज। एक्टिंग जज अनुच्छेद 224 2 में जो लिखा गया है, अब इसको जैसे समझिए। हाई कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश हैं, उनका जो पद है अनुपस्थिति या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होता है, और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हाई कोर्ट में भी होता है। कार्यकारी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। तो हाई कोर्ट में अन्य जो न्यायाधीश है, उनका यदि पद अनुपस्थिति या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यहां तक क्लियर? जब तक अन्य न्यायाधीश नहीं आ जाता है, तब तक वह पद पे बना रहेगा, और सामान्यतः वही बताया 62 वर्ष अधिकतम आयु हो सकता है। अब यहां पर एक तो दो चीज ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसका भी प्रश्न आता है। और फिर जो है एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा रटना भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नाम है, तो यहां पर नाम हाई कोर्ट का लिखना है। मैं आप लोगों को नोट्स भेज दिया हूं, उसमें लिखा हुआ है। फिर स्थापना वर्ष, उसी को एक पेज निकाल कर उसको कॉपी में चिपका लीजिएगा। और फिर यहां पर अधिकारिता, अधिकारिता, फिर इसका स्थान कहां पर है, फिर इसका खंडपीठ, खंडपीठ या चलपीठ कहां कहां पर है, ऐसे चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, 3 बनाए गए थे ना, मुंबई। तो मुंबई मान लीजिए स्थापना इसका कितना हुआ, 1962। अब अधिकारिता कहां पर है, तो महाराष्ट्र है, दादरा नगर हवेली है, ये सब है, गोवा है, ये सब। और फिर इसके बाद इसका स्थान कहां है, तो मुंबई में है। अब इसका खंडपीठ चलपीठ कहां है, बोलिए, नागपुर, औरंगाबाद, ऐसे। तो ऐसे इसको कॉलम बना लेना, ऐसे पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रटेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, मिलाने को आता है। और भारत में हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब, 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट बनाया गया। और 1866 में जो है 1866 में जो है चौथा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में बनाया गया। और संविधान लागू होने के बाद सामान्यतः सभी राज्यों में हाई कोर्ट बनाया गया, और अभी लेटेस्ट में जो है तेलंगाना में बनाया गया था। इस तरह से हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। देखिए संविधान में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। संविधान में कहा गया कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि 7वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1956 में, उसमें कहा गया कि संसद को अधिकार दे दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए साझा हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे मैं बताया पंजाब हरियाणा के लिए साझा हाई कोर्ट है। अब देखिए होंगे कि मान लीजिए सपोज करिए कि 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग से हाई कोर्ट बना दिया गया। फिर अभी मैं बताया कि 1 जनवरी 2019 से जो है तेलंगाना के लिए अलग हाई कोर्ट बना दिया गया। इस तरह से 25 हाई कोर्ट हैं। तो संविधान में कहा गया कि एक हाई कोर्ट होगा सबके लिए, लेकिन यह कह दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या यूटी के लिए जो है साझा हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। और उस दिन बताया था, अभी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, संसद। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। और उस दिन बताया था कोलेजियम व्यवस्था, तो नियुक्ति जो है कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। और संबंधित जो हाई कोर्ट है, उस संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हाई कोर्ट के, इन 3 लोगों का एक पैनल बनता है। और यही लोग लिस्ट बनाकर जो है वो सेंट्रल कोलेजियम के पास भेजते हैं, 1+4 के पास भेजते हैं। फिर 1+4 जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति एक बार चाहे तो पुनर्विचार कर सकता है,
अब फिर सेंट्रल कोलिजियम चाहे तो अन्य नामों को इसमें जोड़ सकता है, कुछ नामों को हटा भी सकता है, और इस तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, उस दिन मैं बताया था आप लोगों को, तो उसको दोबारा नहीं। अब जैसे यहां पे चलिए, अब हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर जैसे मैं चर्चा कर दूं, ये लिस्ट बनाकर उसको रटिएगा, कम से कम लिख डालिएगा कॉपी में, क्योंकि वो जरूरी है ना लिखना। क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन, तो देखिए पहला जो ज्यूरिसडिक्शन है प्रारंभिक आबलिक मूल आबलिक मौलिक, एक ही बात है सब। क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो मैं बताया था कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है मूल अधिकार के संदर्भ में या पीआईएल के संदर्भ में आप जो है सीधे हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। ये तो कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। वो दूसरी बात है कि रिट के संदर्भ में जो है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। भाई रिट के संदर्भ में भाई 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल एफआर के संदर्भ में रिट जारी करता है, लेकिन 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो देखा जाए तो फंडामेंटल जो राइट है, इस फंडामेंटल राइट के अलावे भी तो रिट जारी कर सकता है। लीगल राइट, इंस्टीट्यूटिव राइट, अदर राइट, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। और जानते हैं कि हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। संसद चाहे तो कानून बनाकर दे सकती है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना है। तो यहां पर देखते हैं कि हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट से व्यापक, मैं समझा चुका हूं मूल अधिकार में। अच्छा, अब दूसरा बात समझिएगा, संविधान लागू होने के समय चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई, तीन हाई कोर्टों को कुछ सिविल और दांडिक मामलों में आरंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया था। मतलब कि संविधान जब लागू हुआ तो चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई हाई कोर्ट को जो है कुछ सिविल और दांडिक मामलों में, फौजदारी मामलों में उसको मूल अधिकारिता दिया गया था। लेकिन 1973 में सीआरपीसी में 1973 में सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी में परिवर्तन करके फौजदारी अधिकारिता को या दांडिक अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ये तो कंसेप्ट क्लियर। अब इसका मतलब यह हुआ कि तीन जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जो हाई कोर्ट है, उसमें जो है अभी भी कुछ सिविल मामलों में आरंभिक क्षेत्राधिकार बना हुआ है, और दिल्ली हाई कोर्ट को भी उसमें शामिल कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में चार जो हाई कोर्ट हैं, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और दिल्ली, यहां पर कुछ सिविल मामलों में जो है अभी भी आरंभिक क्षेत्राधिकार बना हुआ है। लेकिन किसी भी हाई कोर्ट में फौजदारी अधिकारिता प्राप्त नहीं है, मतलब सीधे फौजदारी मुकदमा किसी हाई कोर्ट में आप लेकर नहीं जा सकते। यहां तक क्लियर? तो ये तो आरंभिक क्षेत्राधिकार हुआ। अब यहां पर अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताया कि इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, तभी तो सब ठीक रहेगा। भाई थोड़ा सा धीमे करके नोट्स बना लिया करिएगा, अब लिखवाना संभव नहीं हो पा रहा है। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब कि हाई कोर्ट मूलतः अपीली न्यायालय, मैं बताया था आप लोगों को कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे 25 हाई कोर्ट है, इसके नीचे लोअर कोर्ट है। ये देखते हैं कि कहीं न कहीं ये हमारा जो पद सोपानी व्यवस्था है, तो हाई कोर्ट मूलतः जो है, मूलतः क्या है? अपीली न्यायालय, अपीली न्यायालय है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई लोअर कोर्ट से मुकदमा हाई कोर्ट में आता है, और जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो अपीली अधिकारिता के तहत ही हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करता है। और फिर चूंकि अपने राज्य के भीतर जितने भी अधिकरण हैं, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। अब मैं बताया कि सबसे ज्यादा मुकदमे जो है अपीली क्षेत्राधिकार के तहत ही हाई कोर्ट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा मुकदमे हाई कोर्ट में अपीली क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अब तीसरा जो अधिकारिता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक
क्षेत्राधिकार। अब प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? अरे भाई, प्रशासन करने का क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधिकरण हैं, सब पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण, कंट्रोल और सुपरविजन का कार्य करता है। इसके तहत जैसे अधीनस्थ न्यायालयों से रिपोर्ट मंगाना, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बनाना, उनके लिए प्रारूप का निर्धारण करना, न्यायालय के कार्यों की जांच करना, अधीनस्थ न्यायालयों में शुल्क और छुट्टियां संदर्भों में निर्धारण करना, इन सब कार्यों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो यहां पर जो है अनुच्छेद 227 के तहत जो है उसको प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी दिया गया है। एक तो इसको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट जो है, जो हम लोग के यहां सेना न्यायालय है, अभी आगे पढ़ाता हूं, सेना न्यायालय है, तो सेना न्यायालय पर जो है किसी प्रकार की अधीक्षण शक्ति उसकी नहीं है। सेना न्यायालय पर उसकी अधीक्षण शक्ति नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सेना न्यायालय हो या सेना का अधिकरण हो, उस पर कोई अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट का नहीं होता है। अरे भाई, अधिकरण नहीं बनते हैं, ये अधिकरण बता रहा हूं। अरे भाई, अधिकरण जो है कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें जो है ये किस भाग में रखा गया है? भाग 14 क में रखा गया है। इसमें दो तरह के अधिकरण बनते हैं, 323 क और 323 ख, दो तरह के अधिकरण बनते हैं। तो जो हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकरण है, जो प्रशासनिक अधिकरण होता है, जो प्रशासनिक अधिकरण है वो तो 323 क में है, और जो अन्य अधिकरण है, जो अन्य अधिकरण है वो कहां पे है? 323 ख में है। जैसे एनजीटी, आगे पढ़ाऊंगा अभी, एनजीटी या प्रशासनिक अधिकरण जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कैट और सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि अधिकारिता बता रहा था हाई कोर्ट, तो अधिकारिता बता रहा था। तो इसमें जो है एक अधिकारिता है पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, अंतरण की शक्ति, अंतरण की शक्ति। तो जो अंतरण की शक्ति है, अनुच्छेद 228, थोड़ा एक बार बेयर में देख लीजिएगा, अनुच्छेद 228 में यह कहा गया है कि इसके तहत हाई कोर्ट जो है अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों से मामलों को अपने पास मंगा सकता है। अरे भाई, अधीनस्थ न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है ना। तो अधीनस्थ न्यायालयों में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला है, तो स्वयं तो निर्णय कर नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगा सकता है और हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है और निर्णय कर सकता है। इस चीज को अंतरण की शक्ति कहा जाता है। एक तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, जिसमें बताया कि कभी कभी जो है, जैसे मैं बताया कि जुडिशियल रिव्यू है। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या होता है। बताइए, ये सरकार है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? संशोधन करती है। कार्यपालिका क्या करती है? अध्यादेश जारी करती है। कार्यपालिका क्या करती है? बोलिए, नियम बनाती है, उपनियम बनाती है। ये विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है परीक्षण कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परीक्षण कर सकता है। मैं बताया कि जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि भाई ये जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? संशोधन करती है। कार्यपालिका क्या करती है? अध्यादेश जारी करती है। कार्यपालिका जो है नियम बनाती है, उपनियम बनाती है। तो विधायिका और कार्यपालिका जितना कार्य करते हैं, उसी का तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परीक्षण करता है। अब परीक्षण करके उसकी संवैधानिकता की जांच करता है। इस बात को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार क्या होगा? भाई, राज्य के मध्य विवाद, या मान लीजिए संघ सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, सुप्रीम कोर्ट।
राज्य सूची और समर्थित सूची के संदर्भ में हाई कोर्ट विधायिका के कानूनों की जांच करता है। आया भी था क्वेश्चन 2-3 साल पहले, इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करिए। या मान लीजिए सब करिए, संविधान में निर्धारित संघ और राज्य की विधायी सीमा अतिक्रमण होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मान लीजिए संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, या इसी प्रकार से जो है जैसे बताया कि अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की जो प्रक्रिया लिखा गया है उसके संदर्भ में जो है यदि उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में भी संशोधन कर सकता है, बदल सकता है, यह भी न्यायिक पुनरावलोकन है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी हम लोग को क्लियर करके रखना है। जैसे मान लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ते हैं, तो भाई न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता को बनाए रखने का साधन है ना, कहीं न कहीं संघीय व्यवस्था का आधार है ना, जिसमें केंद्र राज्य के मध्य जो है संबंधों की व्याख्या की जाती है कि भाई तीनों अंग सुचारुपूर्वक कार्य करते रहें। तो कहीं न कहीं जो है जरूरी है कि न्यायपालिका उसकी जांच करती रहे, कोई भी अंग तानाशाही न करने पाए। तो वही जो मेंस में मैं पढ़ाया था या मेंस में जो लोग पढ़ते हैं उसमें जब कंसेप्ट बताता हूं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए कोई बात नहीं, अब इसके आगे जो है एक क्लास और न्यायपालिका पर होगी, और जो आज पढ़ाया हूं इसी का प्रश्न आप लोग एकदम 15 क्वेश्चन में बनाता हूं। बस अगले वीडियो में 6:30 बजे आप लोग के पास हाजिर होगा।